हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटनेट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका मास्टर टीचर कामेश कुमार जांगेड़ और स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है बच्चों डाउटनेट, जहां पर बच्चों हम स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये अपना टॉपिक है बच्चों, ये अपना चैप्टर है जिसका बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप सभी बच्चों को इसके पिछले वाले लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे, एक एक बात एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो आइए बात करें आज के इस लेक्चर में हम क्या टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं बच्चों। ओके, और अभी तक हमने क्या क्या बातें हैं जो देख ली है बच्चों इस चैप्टर में। तो बात की जाए इस चैप्टर के अंदर, अभी तक हमने देखा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ओके तत्वों के बारे में, फिर आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ, फिर आवर्तिता क्या होता है, आवर्त सारणी को याद कैसे करना है उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई बच्चों, और यहाँ पर आवर्त क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, वर्ग क्या होता है, उनका वर्गीकरण भी बच्चों मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चा। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे और बातें हैं जो हम देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में कि आवर्त, ब्लॉक या वर्ग, परमाणु क्रमांक इनकी पहचान कैसे की जाती है। ओके, और बच्चों देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था जादुई संख्या के बारे में। किसके बारे में बच्चों? जादुई संख्या के बारे में, कि जादुई संख्याएं क्या होती है। ओके, जो कि परमाणु क्रमांक ज्ञात करने में अपनी मदद करती है। तो उनके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हम देखेंगे 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे कि कैसे 100 से ज्यादा जो तत्व है, 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्व हैं, उनका आयुपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। ये सारी बातें हैं जो हमें अच्छे से देखनी है, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करनी है बच्चों। ओके, तो आइए बात करें आज का यह लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले आवर्त के बारे में, फिर वर्ग के बारे में, फिर ब्लॉक के बारे में पहचान करना। ओके, तो आइए स्टार्ट करें। तो बच्चों बात करें यहाँ पर आवर्त की पहचान करना, आवर्त की पहचान करना। ओके, हाँ जी, तो यदि हम बात करें बच्चों आवर्त की पहचान करना कि किसी भी तत्व का आवर्त अगर आपको पता लग जाए तो कैसे पता लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आइए जरा बात करें, कोई भी तत्व दे रखा हो बच्चों, सबसे पहले तो हमने परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का तरीका दिखाई देखा। अब जैसे ही परमाणु क्रमांक आपको पता चल जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख सकते हो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अगर हमें पता लगाना है कि ये किस आवर्त का है बच्चों, तो हम तुरंत देखकर बता देंगे बच्चों। यहाँ पर आवर्त की पहचान करना क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों आवर्त क्या होगा, आवर्त होता है बेटा बाह्यतम कोश। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं उस तत्व का बाह्यतम कोश बताता है उसका आवर्त। क्लियर बच्चा, यहाँ पर बच्चों आपको आवर्त बताता है क्या, बाह्यतम कोश जो होता है वो आवर्त के बराबर होता है किसी भी तत्व का बाह्यतम कोश। इसको ऐसा लिख देते हैं हम, किसी भी तत्व का बाह्यतम कोश, किसी तत्व का बाह्यतम कोश या अंतिम कोश, या अंतिम कोश, ये कहलाता है बच्चों आपका आवर्त। यह कहलाता है बच्चों आपका आवर्त, बाह्यतम कोश या अंतिम कोश, ये कहलाता है बच्चों आपका आवर्त। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैं मान लूं बेटा यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर मैं मान लूं जैसे कि उदाहरण, जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जरा, तो देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3p6, और इसके बाद आता है बेटा 4s2। ओके, और फिर आता है बच्चा 3d10। ओके, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी हाँ जी, ये यहाँ पर इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन थे। इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन थे, तो 20 इलेक्ट्रॉनों को हमने अलग अलग कक्षकों में वितरित कर दिया। ओके, अब वितरित कर दिया तो बच्चों यहाँ पर हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए कि यार इसमें सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है। क्या बाह्यतम कोश यहाँ पर ये है n बराबर 4, तो n बराबर 4 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ये n जो आगे संख्या लिखी हुई है ना बेटा, ये n यही कहलाती है उसका किसी तत्व का बाह्यतम कोश। ओके, n, और यही बच्चा आपका आवर्त भी कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर n बराबर 4 अर्थात ये यहाँ पर इसका आवर्त कौन सा होगा बेटा, आवर्त संख्या होगी इसकी 4। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे आप देखकर बता सकते हैं। क्लियर, तो आवर्त की पहचान करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, अच्छे से आप उसकी आवर्त की गणना कर सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पर दूसरी बात, ये तो पहली बात आवर्त की गणना, दूसरी बात ब्लॉक, ब्लॉक की पहचान। ब्लॉक कैसे पहचानोगे? ब्लॉक कैसे पहचानोगे कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें, तो ये इस ब्लॉक का तत्व कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक कैसे पहचानेंगे बच्चों, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोश में उपस्थित हो, ठीक है, वो कोश कहलाएगा बच्चों यहाँ पर क्या, ब्लॉक। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर इसी कैल्शियम को उठा करके बच्चा मैं यहाँ पर वापस से लिखूं, इसका परमाणु क्रमांक है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो देखो ध्यान से यहाँ पर कोश कौन सा है, s उपकोश। यहाँ पर उपकोश कौन सा है बच्चों, उपकोश है बच्चा ये s, और s उपकोश के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है बाह्यतम, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोश में जाए, अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s उपकोश में गया है बच्चों, इसलिए यहाँ पर इसका ब्लॉक होगा बच्चा कौन सा, s ब्लॉक। s ब्लॉक का तत्व हम इसे कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में? परिभाषा लिखाई थी मैंने कि इस ब्लॉक का तत्व क्या होता है, कि सर वे तत्व जिनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के s कोश में प्रवेश करे, s ब्लॉक का तत्व कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहाँ पर आप ब्लॉक बता सकते हो, ब्लॉक बताना भी आसान हुआ। अब देखो वर्ग, वर्ग कैसे बताते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से बच्चों, आपने यहाँ पर आवर्त बता दिया, आपने ब्लॉक बता दिया, ब्लॉक से पता चल जाएगा कि यार ये s ब्लॉक का है, कि ये p ब्लॉक का है, कि ये d ब्लॉक का है, कि ये f ब्लॉक का है। अब बात करेंगे बच्चों वर्ग की पहचान। हाँ जी, अब तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि वर्ग की पहचान कैसे की जाती है, वर्ग की पहचान करना। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम वर्ग की पहचान करें तो कैसे वर्ग की पहचान हम कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर वो s ब्लॉक का तत्व है, अगर वो s ब्लॉक का तत्व है बच्चों, तो देखो ध्यान से, s ब्लॉक के तत्व, s ब्लॉक के तत्व के लिए, s ब्लॉक का तत्व है तो उसके लिए वर्ग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, s ब्लॉक का तत्व है बच्चा, तो s ब्लॉक के तत्व के लिए जो वर्ग की पहचान करनी है बच्चा, ठीक है, तो वर्ग कैसे पहचानेंगे उसके लिए, वर्ग संख्या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कहलाते हैं बच्चों उसका वर्ग संख्या एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, सबके लिए एक साथ मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि देखो इसी का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 और एक आ जाएगा 4s1। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? एक इलेक्ट्रॉन आया। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आया? एक। क्या यहाँ पर पहली बात तो ये एस ब्लॉक का तत्व है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया। देखो ध्यान से, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में गया, एस ब्लॉक का तत्व हुआ। एस ब्लॉक का यदि तत्व है तो उसके लिए वर्ग संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? बाह्यतम जो उपकोश है बेटा, बाह्यतम जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम बता देंगे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अतः वर्ग कौन सा हो गया? वर्ग संख्या एक, वर्ग पहला। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? यदि यहाँ पर फिर एक साथ इनका देख लेंगे। ठीक है, यदि अगर हम बात करें यहाँ पी ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक के तत्व के लिए, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व के लिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो बेटा वर्ग संख्या ज्ञात करनी है बेटा। तो इसके लिए सूत्र है बेटा 10 प्लस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 10 प्लस बाह्यतम कोश में, बाह्य कोश में या बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो वर्ग संख्या है किसके बराबर हो जाएगा? बाह्यतम 10 प्लस बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन बचा वो बता देगा उसका वर्ग संख्या। जैसे कि मान लो आपके पास उदाहरण के तौर पे ले लिया बेटा मैंने सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर हुआ बच्चों? ओके, ज्यादा हो गई है? हाँ जी, 2 2 4 6 10 ओके, तो 12 और यहाँ पर 4 कर देगा। यहाँ पर कितना कर दे बच्चों? हम 4 कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब देखो ध्यान से बाह्यतम कोश कौन सा हुआ? ये तीन बाह्यतम कोश हुआ ना, सबसे बड़ी संख्या 3, आगे 3 लिखा हुआ, ये बाह्यतम कोश हो गया। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ये हो गया आपके पास बाह्यतम कोश। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में गया। तो ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाया। पी ब्लॉक के तत्व के लिए वर्ग संख्या ज्ञात करनी है बच्चा। तो वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 10 प्लस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इसमें और 4 इसमें। टोटल कितने हो गए बच्चा? 6। 2 प्लस 4 बराबर 6 और 6 प्लस 10 हो जाएगा 16। ऑक्सीजन परिवार में आता है कि नहीं आता? ओम शांति से टिको। क्लियर है? ओके, तो उस हिसाब से आप इनको ऐसे गणना कर सकते हैं। जिनको ट्रिक पता है बेटा उनको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जिनको ट्रिक पता है उन्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे ही ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कहीं पर भी कोई इशू नहीं फील नहीं होगा अगर वो अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या ये सारे पॉइंट क्लियर है बच्चा आपको? ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। हाँ जी, तो यदि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर डी ब्लॉक के लिए अगर मुझे ज्ञात करनी हो वर्ग संख्या तो कैसे मैं ज्ञात करूंगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से डी ब्लॉक के लिए ज्ञात करनी है बच्चों वर्ग संख्या। तो देखिएगा ध्यान से, जो आपका n-1 बाहर से अंदर वाला डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या होती थी बच्चों? पढ़ाया था मैंने कि सर वे तत्व जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे, यही परिभाषा थी। बाहर से एक अंदर वाले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब बाह्यतम कोश भरेगा उसके बाद अंदर वाले में आएंगे। तो सुनो बच्चों यहाँ पर वर्ग संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्लियर है? n-1 डी उपकोश, n-1 डी उपकोश या n-1 डी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स प्लस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बहुवचन। अब देखो ध्यान से जरा देखो इसका उदाहरण मान लो। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया कोई डी ब्लॉक का तत्व, जैसे कि मैंने ले लिया आयरन ले लिया, चलो आयरन ले लिया Fe का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 26। अब मुझे इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आता होगा, परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। क्लियर है? ओके, पढ़ा है आपने। तो देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। हो गया क्या? 1s2 2s2 2p6। अब देखो ध्यान से यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा 3s2 3p6। क्या हो जाएगा? 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हो गया क्या? हो गया। अब इसके बाद आएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4s2। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 18 और 20 हो गए। अब 4s के बाद क्या आता है बच्चा? 3d आता है। 4s के बाद क्या आता है? 3d आता है। अब 20 हो गए। डी कक्षक के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? डी कक्षक के अंदर अधिकतम आ सकते हैं 10। तो हमें 20 तो हो गए, 6 और भरने, तो यहाँ पर डी के अंदर भर दो। अब देखो ध्यान से मुझे बताओ इसमें बाह्यतम कोश कौन सा है? आप मुझे यहाँ पर देखकर ये बताइए बच्चों बाह्यतम कोश कौन सा है? सर जो आगे संख्या लिखी होती है ना जिसकी बड़ी है वो बाह्यतम कोश है। यहाँ आगे 1 2 फिर 3 फिर यहाँ भी 3, यहाँ 4 लिखा हुआ है बच्चा, ये है आपका बाह्यतम कोश। ये एक अंदर वाला ये आपके पास बाह्यतम कोश, और ये तो n-1 डी उपकोश। क्या परिभाषा के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है? तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर इसके लिए मेरे को वर्ग संख्या ज्ञात करनी हो, वर्ग संख्या। अच्छा पहली बात, क्या आप इसे मान सकते हो ये डी ब्लॉक का तत्व है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसमें गया ना भैया, पहले 4s भरा फिर उसके पश्चात 3d में इलेक्ट्रॉन गए। समझ आया? पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गया उसके पश्चात d में गया। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोश में आता है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर टोटल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? वर्ग संख्या n-1 डी उपकोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वर्ग संख्या कितना है? 8। 8वें वर्ग का ये तत्व आ जाएगा। बहुत ही सरल है बच्चा, बहुत ही आसान है। और अगर हम बात करें यहाँ पर f ब्लॉक के तत्वों के लिए, f ब्लॉक के तत्वों के लिए मैंने आपको बताया था एफ ब्लॉक के तत्वों का, चाहे कोई भी हो एफ ब्लॉक का तत्व, उनका वर्ग संख्या फिक्स है 3rd बी, तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में बेटा जो स्कैंडियम वाला वर्ग है उस स्कैंडियम वाले वर्ग और उसके बाद जो वेनेडियम आता है बेटा साइंस टीचर टाइटेनियम आता है, तो वर्ग संख्या 3 से स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक और 4 पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है, तो उनका वर्ग संख्या माना जाता है बच्चा 3। तो यहाँ पर जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं बेटा इनके लिए जो वर्ग संख्या होती है वो होती है बेटा 3 या 3rd बी, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा इसके अंदर 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी आती है बच्चों आपके पास लेंथेनाइड श्रेणी, एक श्रेणी आती है आपके पास लेंथेनाइड श्रेणी।
लेंथ है नाइट्रोजन श्रेणी, ओके, जिसकी शुरुआत कहां से होती है बेटा, सीरियम 58 से, और जो कि जाती है बेटा ल्यूटीशियम 71 तक, हाँ या ना, ओके। ये कौन सा आवर्त होता है बेटा, ये होता है आपके पास ये होता है बेटा छठा आवर्त, 6th आवर्त, आवर्त संख्या 6, ओके। आवर्त अलग अलग होता है, और इसके बाद आता है एक्टिनाइड श्रेणी, हाँ जी। तो अगर हम बात करें यहाँ, इसकी शुरुआत होती है बेटा थोरियम से 90 से, और जो कि जाता है बेटा Lr 103 लोरेंशियम, ये आपके पास 7वां आवर्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन सारी बातों को अच्छे से देख सकते हैं। ये लेंथेनाइट श्रेणी छठा आवर्त और ये एक्टिनाइट श्रेणी 7वां आवर्त, ओके। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकते हैं, एक एक बात को अच्छे से समझ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं बच्चों? जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ये आपको पता होनी चाहिए। दोबारा से देखो, दोबारा से बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ग की पहचान आप आवर्त की पहचान अच्छे से कर सकते हो। आवर्त कैसे निकालोगे? आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है, तो जो बाह्यतम कोष बचेगा ना बच्चा, उस बाह्यतम कोष के अंदर जो n का मान होगा ना, बाह्यतम कोष कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है, जो बाह्यतम कोष रहेगा वही कहलाएगा आपका उसका आवर्त। किसी तत्व का बाह्यतम कोष या अंतिम कोष वो कहलाता है बच्चा उसका आवर्त। क्या कहलाता है? उसका आवर्त कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम के लिए मैंने लिखा इसका बाह्यतम कोष n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 अर्थात इसका आवर्त भी कहलाएगा। आवर्त सारणी याद है आपको? तो आवर्त सारणी में देखो, ध्यान से देखो बेटा, जो कैल्शियम है वो चौथी आवर्त में आ रहा होगा, है ना, चौथी पंक्ति में आ रहा होगा बच्चों। और ब्लॉक की पहचान कैसे की जाती है? ब्लॉक की पहचान उस तरीके से की जाती है कि यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम s उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो बेटा बाह्यतम कोष के s उपकोष में प्रवेश कर रहा है s ब्लॉक का तत्व, बाह्यतम कोष के p उपकोष में प्रवेश कर रहा है p ब्लॉक का तत्व। अगर बाहर से एक अंदर वाले कोष के d उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो d ब्लॉक का तत्व। अगर बाहर से दो अंदर n-2 कोष के f उपकोष में प्रवेश कर रहा है तो ब्लॉक का तत्व से कहा जाता है। बहुत सरल है, बहुत आसान है बच्चा। क्या मेरी बात समझ में? ब्लॉक याद करना। अब देखो वर्ग याद करना, वर्ग याद करना। अगर s ब्लॉक का तत्व है तो जो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहो या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कहो, बात एक ही है, क्योंकि बाह्यतम कोष को संयोजी कोष भी कहा जाता है, बता रखा है बच्चों आपको, ओके। तो यहाँ पर जो बाह्यतम कोष होता है या इसे संयोजी कोष भी कहा जाता है, संयोजी कोष या अंतिम कोष या बाह्यतम कोष कह दो आप, इस कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसके लिए वर्ग संख्या कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी ब्लॉक के अंदर आ जाओ, पी ब्लॉक आपको पता चल गया कि कोई तत्व पी ब्लॉक का है, अब आप उसकी वर्ग संख्या ज्ञात करना चाहते हो, ओके, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। तो देखो ध्यान से, टोटल उसके अंदर जो बाह्यतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है, 10 प्लस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप सल्फर के बारे में जैसे कि देखो यहाँ पर ये बाह्यतम कोष था n बराबर 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6, तो 6 प्लस 10 तो 16 इसका वर्ग संख्या आ गया। क्लियर हुआ? ओके, हाँ जी। डी ब्लॉक के लिए ज्ञात किया जाए, डी ब्लॉक के लिए अगर हमें ज्ञात करना हो कि उसके अंदर जो तत्व विद्यमान है, प्रेजेंट है, उसका वर्ग संख्या क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर वर्ग संख्या ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि n माइनस वे बाहर से एक अंदर वाले जो डी है बेटा, उस डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस जो बाह्यतम कोष है बच्चा, जैसे कि देखो यहाँ पर 4s बाह्यतम कोष था, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से आप देख लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इस तरीके से आप डी ब्लॉक के लिए भी याद कर सकते हैं, और एफ ब्लॉक के लिए वर्ग याद करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी तत्व है बेटा, इसमें से 58 से लेकर 71 तक परमाणु क्रमांक रखने वाला या 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक रखने वाला, इन सभी का वर्ग संख्या कितना होगा? 3 होगा। इन सबकी वर्ग संख्या कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक एक बात अच्छे से आनी चाहिए आपको, कहीं रटने की जरूरत ना पड़े बच्चों आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आवर्त इसका छठा होता है, इसका 7वां आवर्त होता है, 6th आवर्त 6th पीरियड और पीरियड नंबर 7 इसका होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर वर्ग, आवर्त और तत्वों को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट? क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? क्या मेरी एक बात क्लियर हो रही है? जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, जिसमें कोई तत्व मान लेते हैं जिसका परमाणु क्रमांक हमें पता है, ठीक है, निकाल लेंगे हम परमाणु क्रमांक, या हमें आवर्त दे रखा होगा तो उससे भी निकाल लेंगे, किसी भी तरीके से हम उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है या आवर्त सारणी पता है तो सारी चीजें बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई झंझट ही नहीं होगा आपको। क्लियर है? जैसे कि बात करें, मान लीजिए कोई परमाणु x, कोई परमाणु बच्चा x, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक बच्चों हमें दे रखा है 35, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, हमें सब पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। वैसे 35 लिखते ही बहुत कुछ पता लग गया है, ओके, इसका प्रतीक चिन्ह हम पता लगा सकते हैं कि 35 कहां आता है। अब देखो ध्यान से, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, उदासीन नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे जितना उसका परमाणु क्रमांक है 35, तो 1s2 2s2 2p, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है बच्चा, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है। अब देखो हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गए, फिर 6 से भर दो 10, 2 12 और 6 18 और 2 हो गए बेटा 20, 20 और 10 होते हैं 30, हमें कितने करने हैं? 35 करने हैं। तो बच्चा यहाँ पर क्या लिख दूं? 5 लिख दूं क्या? ओके, अच्छा इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो, कैसे? एक बार डी कक्षक पूरा भर जाए ना बेटा तो उसको आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, डी भर चुका है उसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस सीक्वेंस में लिखो, फिर एक बार आप जब लिख दो तो उसको सही तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4p5। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चा? एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नियोन, सॉरी आर्गन, नियोन क्या आर्गन, ये आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन यहाँ पर आ जाएगा 3d10, फिर 4s2 और 4p5। क्या पी कक्षक अधूरा है? पूरा नहीं भरा हुआ है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर गया। अब देखो ध्यान, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए आवर्त। आवर्त कौन सा है? आवर्त कैसे पता लगाते हैं? आवर्त पता लगाते हैं यहाँ पर बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष क्या है? यही है, n बराबर 4 बाह्यतम कोष। क्या जो ये बाह्यतम कोष है यही आवर्त कहलाएगा, है ना? ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में, तो पी ब्लॉक। वर्ग संख्या पी ब्लॉक के लिए सूत्र क्या होता है बच्चा? 10 प्लस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इसमें और 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 2 + 5 7, 7 10 17। अरे ये तो वर्ग संख्या 17 हेलोजन परिवार आ गया, हेलोजन परिवार आ गया ना। तो हेलोजन परिवार का ये सदस्य और 35 नंबर पे जो आता है ना बेटा वो है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पर वो तत्व बेटा ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, ठीक है जी, ओके। क्या मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चंस को इजीली चुटकियों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत आसान है, बहुत ही सरल है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ओके। तो ये होता है बच्चों वर्ग ज्ञात करना, तत्व की आवर्त संख्या ज्ञात करना या उसका
ब्लॉक ज्ञात करना, हमने इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करना तो पहले ही सीख लिया है, तो ये खत्म। अब देखो ध्यान से, अगला एक और छोटा सा टॉपिक हम लेंगे कि 100 से अधिक जो तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांकों का आयुपीए से नामकरण कैसे किया जाता है। मतलब 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले कुछ तत्व हैं, उनका आयुपीए से नामकरण कैसे किया जाता है। आओ जरा हम बात करें। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आयुपीएसी नामांकन या नामकरण। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 100 से अधिक परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों का आयुपीएसी नामकरण बहुत आसान है, बहुत ही सरल है बच्चों। देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिखाऊंगा बेटा कुछ डिजिट। डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा? अंक। जैसे आपके मोबाइल फोन में होता है ना 0 से लेकर 9 तक, वो अंक, ठीक है। जैसे कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9। इतने ही अंक होते हैं, बस बार बार रिपीट करते जाओ, इनसे अलग अलग संख्या बन जाएगी। तो देखो ध्यान से, इनके लिए क्या हम यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर इनका नाम क्या लिखा जाता है, ठीक है। 0 के लिए लिखा जाता है बच्चों यहाँ पर निल, NIL, निल, ध्यान रखना। 1 के लिए लिखा जाता है अन, क्लियर है, अन। और 2 के लिए लिखा जाता है बच्चों बाई, 3 के लिए लिखा जाता है बच्चों ट्राई, 4 के लिए लिखा जाता है क्वाड, क्वाड, टेट्रा नहीं, क्वाड, क्वाड का मतलब भी 4 होता है, ठीक है, ओके। 5 के लिए लिखा जाता है बच्चों पेंट। जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वही लिखना है, अलग से ऐसा नहीं लिखना, टेट्रा लिख देगा, नहीं लिखना बेटा, वरना फिर टी और टी सेम हो जाएगा ना, यहाँ पर इसमें भी टी आ रहा है उसमें भी टी आ रहा है, नहीं, ठीक है, अलग होता है। 6 के लिए बच्चों लिखा जाता है हेक्स। 7 के लिए हेक्स लिखेंगे क्या? नहीं, वो आयुपीएसी में एल्केन उसमें लिखते हैं। यहाँ पर 7 के लिए लिखा जाता है बच्चों सेप्ट, कैसे ध्यान रखोगे, सेप्टेम्बर, ऐसे ध्यान रख लेना। 8 के लिए लिखा जाता है बच्चों ऑक्ट। अब आप बोलोगे 9 के लिए, सर आयुपीएसी में तो नॉन लिखते थे, यहाँ नॉन नहीं लिखेंगे क्योंकि एन 2 बार आ जाएगा, यहाँ लिखा जाता है बच्चों इन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे कर लेंगे बस, तो बस अब नामकरण कर लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने लिखा, अच्छा रुको रुको रुको, नामकरण करें उससे पहले देखो यहाँ पर इनके प्रतीक। हाँ जी, तो एन, निल का एन उठाते हैं, यू का यू उठाते हैं, स्मॉल यू, कोई दिक्कत नहीं। बी का बेटा बाई का बी उठा लो, ट्राई का टी उठा लो, क्वाड का क्यू उठा लो, पेंट का पी उठा लो, हेक्स का एच उठा लो, सेप्ट का एस उठा लो, ओ का ओ उठा लो, इन का ई उठा लो, खत्म, इनसे प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। देखो कैसे, हाँ इतना क्लियर हो गया, बस ये आपने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो देखो ध्यान से, कितना ही बड़ा तत्व आ जाए, कितना ही बड़ा आ जाए बेटा, अगर आपको डिजिट के बारे में पता है, उसका नाम क्या लिखा जाता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है उसका, सारी चीजें आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, ओके, यहाँ पर उसका आयुपीएसी नाम, आयुपीएसी नेम। एक छोटी सी बात मुझे और लिखवानी है, और यहाँ पर उसका प्रतीक चिन्ह। ओहो, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों उसका प्रतीक चिन्ह। एक बात मैं लिखवाना चाहता हूँ, और इतनी बातें हो गई बच्चों। नाम कौन सा होगी? आयुपीएसी। नाम लिखते समय अंत में इयम, IUM, इयम, अनुलग्न, अनुलग्न जो पीछे लगते हैं बच्चों, अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। इयम अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो नाम लिखते समय यहाँ पर अंत में इयम लगाया जाता है, इयम अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है बच्चा, समझ में? तो इस तरीके से उनके नेम लिखे जाते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है उनका, ये सारी बातें। अब देखो जी ध्यान से बच्चों, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, अगर मैं मान के चलूं जैसे कि 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ठीक है, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 101 के लिए, 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, फिर 0 के लिए निल, फिर वापस अन, और लास्ट में क्या लगाना है? IUM। तो अनिल अनियम, अनिल अनियम, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या बनेगा? पहला अक्षर बड़ा लिख दो, UNU, UNU, इयम वगैरह का नहीं लिखना, UNU, अनिल अनियम, ठीक है। देखो ध्यान से, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 2 के लिए बाई प्लस इयम, बाई यम, एक हट जाएगा उसमें से भी, क्या दिक्कत है? एक आई हट जाएगा, UNB, अनिल बाई यम, ठीक है। अन निल ट्राई यम, अनिल ट्राई यम, UNT, कितना आसान है। अन निल क्वाड, क्वाड यम, अनिल क्वाडियम, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे? UNQ। समझ आया? यहाँ देखो बेटा, अन निल 105, 5 के लिए पेंट, अनिल पेंट यम, तो अनिल पेंटियम, UNP, क्लियर हुआ? ओके। अन निल हेक्स यम, तो अनिल हेक्सियम, UNH, ओके। अन निल सेप्ट यम, अनिल सेप्टियम, UNS, ओके। हाँ जी। अन निल 8 के लिए ऑक्ट, अनिल ऑक्टियम, UNO। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो जिस तरीके से हमने ये लिखा है, कितना ही लिख दिया जाए हम लिख सकते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल, जैसे कि और उदाहरण हम देखना चाहें, जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 120 है, कोई भी हो सकता है ये तत्व, ठीक है। अभी जैसे कि मार्केट में 118वां तत्व, 118वां तत्व है, 118वां नंबर OG, ओग्नेसन, ओग्नेसन। अच्छा, इसका अगर आयुपीएसी नाम लिखा जाए तो क्या होता है बेटा? ये ओग्नेसन, ओग्नेसन, ओग्नेसन इसे कहा जाता है, ओके। तो देखो ध्यान से, इसका आयुपीएसी नाम, 1 के लिए अन, फिर ऑक्ट इयम, UUO, खत्म बात। अन अन ऑक्टियम। मान लो जी, मान लो ऐसा कोई तत्व है जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, एक्स कोई तत्व है जिसका परमाणु, मान लो इतने सारे तत्व आपने खोज दिए, कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक मान लो आपने लिया 135, कोई तत्व हो सकता है, मान लो आगे चल करके कोई ऐसा तत्व खोजा जा सके, तो बेटा देखो इसका नाम तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इसका आयुपीएसी नाम जरूर दे सकते हैं। 1 के लिए आ जाएगा अन, 3 के लिए आ जाएगा बेटा ट्राई, 5 के लिए आ जाएगा पेंट, और लास्ट में आ जाएगा ईएम।
अनट्राइपेंटियम। तो बेटा इसका शॉर्ट नेम क्या आ जाएगा, यूटीपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ओके क्लियर बेटा, यूटीपी। क्या मेरी बात क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसका नेम लिख सकते हैं, यूटीपी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सो इस तरीके से आप यहाँ पर इन तत्वों का नामकरण भी कर सकते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान है। तो बच्चों ये वाली बात भी यहीं पर खत्म होती है कि तत्वों का नामकरण कैसे किया जाता है। अब बच्चों हम साथ के साथ देखेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम और देखने वाले हैं बच्चों यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट, जिनका नाम है बच्चों, एक है आपके पास परिलक्षण प्रभाव, परिलक्षण प्रभाव एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये दो बातें हमें देखनी है। एक देखना है बच्चों परिलक्षण प्रभाव क्या होता है, और दूसरी बातें बच्चों हमें यहाँ पर देखनी है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। दोनों के दोनों बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट है, दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमें अच्छे से इन्हें देखना चाहिए, एक एक बात को क्लियर करना चाहिए, जिससे कि हमें ये ना लगे कि यार ये हमसे ना हो पाएगा। क्लियर? बहुत प्यारा टॉपिक है बच्चों। तो मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ाऊं उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परिलक्षण प्रभाव होता क्या है, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। ओके तो पहले हम प्रभावी नाभिकीय परिलक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है और किससे इसे प्रदर्शित किया जाता है, सब पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो ध्यान, सबसे पहले हेडिंग डालेना बच्चों आप यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय, सॉरी परिलक्षण प्रभाव। परिलक्षण प्रभाव इसे कहा जाता है इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसे कहा जाता है। ओके शॉर्ट में बेटा इसे एसई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, एसई। अब सुनो ये होता क्या है, सुनिएगा जरा बच्चों यहाँ पर ये होता क्या है, सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक बात मैं समझाऊंगा आपको जो आपको समझनी है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर परिलक्षण प्रभाव क्या होता है। मान लीजिए बच्चों ये आपका नाभिक है, नाभिक, ये यहाँ पर आपके पास कोश, पहला कोश, दूसरा कोश मान लीजिए, तीसरा कोश मान लीजिए जरा। ओके इस तरीके से मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये कोई बाह्यतम कोश है, ठीक है, इस बाह्यतम कोश में ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ओके क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से बच्चों, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते क्या? हो सकते हैं ना, उनको क्या मारने का हक नहीं है। बाहर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो पहले हम इलेक्ट्रॉन अंदर भरते हैं, फिर अंदर से धीरे 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 बाहर तक जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? भाई अंदर वाला भर गया, फिर इसमें भर दो, फिर वाला भर गया, इसमें मान लो ये दो कोई कोश है। ओके ये है आपके पास बाह्यतम कोश, और यहां से लेकर यहां ये है आपके पास आंतरिक कोश। कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो जी ध्यान से, क्या ये नाभिक इसको बुलाना चाहेगा? आजा, बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? क्या आकर्षण है दोनों के बीच में? अरे यार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और ये नाभिक है धनावेशित, की आओ हमारे नजदीक आओ। क्या ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? बोलिए बच्चों कि ये नाभिक, और यहाँ पर बच्चों ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो क्या ये नाभिक को अपनी ओर मतलब ये नाभिक की ओर आना चाहेगा? नाभिक तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही आ जाएगा हमारी तरफ। लेकिन क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन आने से रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? क्या आपको पता है बच्चों? क्लियर हुआ कि अरे ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। जैसे नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है, एक सेना के सैनिक दूसरी सेना की ओर आने वाले राजा की ओर, तो वो क्या करते हैं, आगे ढाल बना के रखते हैं, ठीक है, जैसे बाहुबली में आपने देखा हो त्रिशूल ढाल। ओके तो उससे बचाते हैं कि नहीं हम आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक की ओर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन उसको अंदर आने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्या आप इसका आंसर जानते हैं? बिल्कुल, अरे इस पे भी ऋणावेश, इन पे भी ऋणावेश, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता? होता है ना, और अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये जो बाह्यतम कोश है बेटा, इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो भी तो उसको प्रतिकर्षित करेंगे। समान कोश में भी तो इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक से ज्यादा है। मान लो किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं, वो पांचों पांचों इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो क्या एक बच्चे को बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि सब पर समान आवेश है। बोलो हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को इसके कोश के इलेक्ट्रॉन तो करेंगे करेंगे, लेकिन अंदर वाले कोश के तो सब करेंगे। तो इसी प्रभाव को कहा जाता है बच्चों परिलक्षण प्रभाव, कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, यही कहलाता है परिलक्षण प्रभाव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि जो अंदर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले को अंदर आने की नहीं देंगे, कि नहीं भैया नहीं, तो मैं जुर्माना लगान वसूला जाएगा तुमसे। क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से परिलक्षण प्रभाव क्या होता है, ठीक है, परिलक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा? परिलक्षण प्रभाव क्या होता है? किसी तत्व में, किसी तत्व या परमाणु बोल दो, किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों एवं आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को, लगने वाले प्रतिकर्षण बल को परिलक्षण प्रभाव कहा जाता है। परिलक्षण प्रभाव कहा जाता है कि किसी परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है बच्चों, उसी को कहा जाता है परिलक्षण प्रभाव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि बाह्यतम कोश का ये जो इलेक्ट्रॉन है और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में नहीं मटका, ये तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं मटका नहीं होने देंगे कि जाओ निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरे बेटे की नजरों से। क्लियर हुआ? ओके क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, क्या प्यार को दुनिया की कोई ताकत रोक पाई है? नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को भी नाभिक के पास आने से इलेक्ट्रॉन नहीं रोक पाएंगे, कि कुछ तो आकर्षण बल हमारे बीच में तब भी रहेगा। तो सुनो, ये तो है परिलक्षण प्रभाव, वही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे बच्चों जेड इफेक्ट या
जेड स्टार से व्यक्त किया जाता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? मान लो आपने किसी वस्तु को जो जमीन पे रखी हुई है उसको एक रस्सी की मदद से 20 न्यूटन के बल से खींचा, तो क्या आप पूरा पूरा 20 न्यूटन का बल लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो, कुछ घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा होगा ताकि आपको खींचने में और ताकत लगानी पड़े। मान लो सामने एक 20 किलो का पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, आप रस्सी से उसको खींच रहे हो, क्या पूरा जोर जो 20 न्यूटन का बल लगा रहे हो क्या पूरा पत्थर पे लग रहा है? नहीं, कुछ कम, उस पर कुछ कम बल लगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा होगा विपरीत ओर। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने। तो यहां पर मैं नाभिक को अपनी ओर, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना तो चाह रहा हूं, आओ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे भैया जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लेकिन नाभिक तो नाभिक है, वो तो बुलाने की कोशिश करेगा, आओ आओ। क्लियर हुआ? तो यहां पर जो लगने वाला आकर्षण बल है क्या कम हो जाएगा? मान लो मैंने 20 न्यूटन से किसी वस्तु को खींचा, 2 न्यूटन पीछे की ओर घर्षण बल लग रहा है, तो कुल कितना लगा? 20 - 2 बराबर 18 न्यूटन लगा कि नहीं लगा? लगा ना मुन्ना? तो यहां पर जो देखो, यहां पर इस नाभिक में कौन उपस्थित है जिन पर धनावेश है? सर, इस नाभिक में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता। किस पर आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। अरे क्या प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है? क्या प्रोटोनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है? होती है कि नहीं होती है? तो यहां पर परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे, क्या उस इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेंगे? खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? खींचेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश या आकर्षण बल ये क्या होता है बच्चों? ठीक है, किसी किसी परमाणु में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला परिणामी आकर्षण बल, लगने वाला परिणामी आकर्षण बल। ठीक है, किसी परमाणु में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला परिणामी आकर्षण बल यहां पर क्या कहलाता है? परिणामी आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे 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 जेड इफेक्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे जेड इफेक्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि किसी परमाणु में नाभिक एवं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला परिणामी आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चा? जेड इफेक्ट कहलाता है। अच्छा देखो ध्यान से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, यहां पर जो सूत्र आता है बेटा, जेड इफेक्ट या जेड स्टार, ये सूत्र क्या आता है? नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे? क्या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक जेड के बराबर होती है? तो जेड। क्या उतना आकर्षण बल लग पाएगा जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रोटॉन लगा रहे थे? नहीं, माइनस कुछ घट जाएगा। घटेगा कितना? सर, ये परिरक्षण प्रभाव के बराबर घट जाएगा, और परिरक्षण प्रभाव को दिखाने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चा सिग्मा। तो यहां पर बेटा ये आ गया आपके पास सूत्र, ठीक है, जहां जेड इफेक्ट या जेड स्टार ये तो है बच्चा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? ओके, और यहां पर बेटा जेड है आपका परमाणु क्रमांक, जेड है आपका परमाणु क्रमांक, और यहां पर सिग्मा है बच्चों आपका परिरक्षण नियतांक। परिरक्षण नियतांक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है बच्चा? ये परिरक्षण नियतांक है। तो जेड या जेड इफेक्ट तो क्या है? परिरक्षण प्रभाव है। यहाँ पर जेड क्या है आपका? यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, और सिग्मा क्या है? यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव है। क्या मेरी यह बातें समझ में आई? अब इस सूत्र की मदद से आप परिरक्षण प्रभाव की, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कर सकते हो। जेड परमाणु, अब ये परिरक्षण नियतांक सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। सिग्मा, कौन सी मां? सिग्मा। ठीक है, ओके, तो ये कहलाता है बच्चों आपका वो सूत्र जिसकी मदद से आप प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको याद करना है। अब सुनो सर, ये सिग्मा की गणना कैसे करते हैं? इसके लिए कोई सूत्र वगैरह है जिसको हम यहाँ पे रख दें और परमाणु क्रमांक हमें पता होता है, उसमें से माइनस करके प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात कर सके? जी हाँ, इसका सूत्र होता है, और उसके लिए एक वैज्ञानिक है बच्चों, स्लेटर, उन्होंने एक नियम दिया, वो हमें पढ़ना है। क्लियर? तो आइए बात करें बच्चों स्लेटर का नियम। आइए बात करें हम स्लेटर का नियम, और यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा की गणना। हाँ जी, तो देखो बेटा ध्यान से, अगर आपको सिग्मा की गणना करनी है तो गणना करने के लिए कोई भी तत्व दिया जाए, सबसे पहले आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों? वो मैं बताता हूँ। 1s, 1 में तो पहले कोश में तो एक ही उपकोश होता है बेटा, s, ठीक है, फिर 2s और 2p एक साथ, ठीक है, फिर 3s 3p एक साथ, मतलब s और p एक साथ रखना है, d और f को एक साथ रखना है, ठीक है, 3s 3p, और इसमें क्या होता है बेटा? 3d भी होता है, 4s भी होता है, 4p भी होता है, और इसमें तो 4d भी होता है, तो और 4f भी होता है। क्या मेरी बात समझ में? इस तरीके से आप इनके सेट बना लेंगे। बाकी आगे डॉट 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 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है जी, आगे इसी क्रम में जैसे कि 5s 5p आ जाएगा, और 5d और 5f आ जाएगा, उनके अलग अलग जोड़े इस तरीके से लिख लेंगे। इससे क्या सेंस निकलेगा? इससे सूत्र बनेगा बच्चों। सुनो, यहां पर आपको कुछ बातें हैं जो मैं लिखवाना चाहता हूं, सुनिएगा। ns एवं np कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए
मान लो बच्चों आपको ये कहा जाए कि मान लो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की गणना करो, मान लो 4p में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की गणना करो, या 3s बोल दे 3p बोल दे, n क्या है यहाँ पर वही आवर्त संख्या, ठीक है, या बाह्यतम कोश, ठीक है। अब s और p तो जानते ही हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे सिग्मा की गणना की जाती है, ओके, ये हम देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है और क्लियर करना है। कहीं पर कोई भी दिक्कत आए ना बच्चा जरा सी भी, आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप में से ड्रॉप कर सकते हो। अब देखो ध्यान से मुन्ना यहाँ पर, अब देखिए ध्यान से कि NS और NP कक्षकों के लिए सिग्मा की गणना कैसे की जाती है। देखो ध्यान से, डायरेक्ट सूत्र लिखा था, आंसर पाओगे सीधा सीधा सिग्मा, ठीक है जी। देखो ध्यान से बच्चों, देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस सूत्र में के अंदर जो सिग्मा होता है बेटा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, सिग्मा। तो जो सिग्मा है इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा 0.35 गुणा, जैसे कि देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपको, यहाँ पर लेकर आता हूँ, मान लो ये बाह्यतम कोश है, मानना क्या है ये बाह्यतम कोश है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। क्या एक इलेक्ट्रॉन को बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक को बचे हुए 4 प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, और सब समान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, सब समान रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है 0.35, एक इलेक्ट्रॉन का जो परिरक्षण प्रभाव है ना उसमें योगदान होता है 0.35। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 5, कितने प्रतिकर्षण करेंगे, बचे हुए एक के अलावा सारे उस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना प्रतिकर्षित करता है 0.35, ठीक है, 0.35 एक इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण, ठीक है, गुणा गुणा यहां पर बच्चों क्या करेंगे, nवे कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है -1 कर दो, nवे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1, ठीक है ना। उस एक को छोड़ करके बाकी सब उसको प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, प्लस 0.85। देखो ध्यान से, ये है आपके पास nवा कोश, ये n-1वां, उसके अंदर वाले सारे आंतरिक कोश, ठीक है, उसको भी आप वैसे बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से यहाँ पर, ओके जी, देखो ध्यान से 0.85 गुणा, अब मान लो जस्ट अंदर वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या 10 के 10 उसको प्रतिकर्षित करेंगे या कोई एक आदि करेगा, सब करेंगे, क्योंकि वो उसमें थोड़ी ना है, वो तो अंदर वाले तो भैया हम तो ना आने तुम्हें, ठीक है, लेकिन वो आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होता है 0.85, ठीक है जी, उस कोश में इलेक्ट्रॉन है बाकी उनका 0.35, फिर अंदर आए थोड़ा और, मतलब देखो बढ़ गया, पहले 0.35 था अब 0.85 हो गया, क्लियर बच्चों, गुणा n-1वें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन, प्लस बस छोटा सा सूत्र बेटा, एक बार आपने लिख लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस एक गुणा बाकी आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा आंतरिक कोशों में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको 1 से गुणा कर दो, एक गुणा आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस ये छोटा सा सूत्र तुम्हारे सामने है, इस सूत्र की मदद से तुम अच्छे से बड़े सवाल कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में बच्चा? एक ही बार में सारा पोस्टमार्टम हो गया। बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन समान रूप से 0.35 का प्रतिकर्षण लगाते हैं। उसके अलावा आंतरिक कोश जस्ट अंदर वाले में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 0.85 का प्रतिकर्षण लगाता है। तो सारे के सारे जितने भी उनसे गुणा कर देंगे और उनके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन भी बचते हैं आंतरिक कोशों में उन सबका प्रतिकर्षण होता है 1, तो 1 से गुणा कर दो, जिसमें काम खत्म। ये किसके लिए? NS और NP के लिए। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, यदि यहाँ पे देखो बेटा, यदि तत्व हाइड्रोजन हो तो, ठीक है, यदि तत्व हाइड्रोजन हो बेटा तो यहाँ पर 0.35 जो लिखा हुआ है ना उसकी जगह 0.30 हो जाता है, ठीक है। यदि तत्व हाइड्रोजन हो तो S, उसमें तो ऐसे होता है, S कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण, ठीक है जी। प्रतिकर्षण कितना होता है बच्चा? प्रतिकर्षण 0.30 बस, ठीक है। यदि तत्व हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, उनके लिए, ठीक है, केवल यहाँ पर 1-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन या हीलियम हो, तत्व हाइड्रोजन हो, हीलियम, हाइड्रोजन में लगता नहीं लेकिन फिर भी लिखाया जाता है, ओके। केवल यहाँ पर तत्व हाइड्रोजन हो या हीलियम हो या हाइड्रोजन, उनके लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण इतना होता है, ये माना जाता है, ठीक है जी, ओके। अदरवाइज तो आप ये माने, आपको तो यही मानना है, खत्म, कुल मिलाकर बात, ये तो अलग से बात ध्यान रखनी, अगर ना रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेन तो ये है, क्लियर, ओके। तो ये बात समझ में। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ये तो एक, अब देखो जी ध्यान से, ND एवं NF के लिए, NF कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए, में उपस्थित ND NF कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसान है जी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, NS और मतलब ND और NF ये ज्यादा आसान है बच्चा। इसके सूत्र में एक चीज हट जाती है, सिग्मा बराबर 0.35 गुणा जिस कक्षक की तुम बात कर रहे हो, ND की या NF की, ठीक है जी, ओके। ND या उसी NF, केवल ND में उस D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर एक बार हम एग्जांपल लेके हल कर लेंगे, ठीक है। ND या NF में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन -1, इनको 0.35 से गुणा कर दो, प्लस सीधा 1 गुणा आंतरिक कोशों में कुल इलेक्ट्रॉन, खत्म बात, ठीक है। एक का 0.85 यहाँ आता है, सीधा इसी से सवाल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से इसकी मदद से हम क्या यहाँ पर क्वेश्चन हल कर सकते हैं बच्चों? क्या हम एक एक बात अच्छे से बता सकते हैं यहाँ पर? जरूर बता सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने देखा, दोनों सूत्र देखे। अब देखो उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये पूछ रहे थे सर या ये बताना चाह रहे थे। जैसे कि देखो उदाहरण, मान लीजिए कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम में
अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट की गणना कीजिए। तो आओ जरा करते हैं फटाफट से गणना। तो देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 अलग जोड़ा, 2s2 2p का अलग जोड़ा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर 3s और 3p का अलग जोड़ा और 4s यहाँ पर बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या यहाँ पर इनके जोड़े बन गए क्या? अब देखो ध्यान से, बाह्यतम कोष कौन सा हुआ? ये हो गया ना मेरी बाह्यतम कोष, एनवा कोष, ये n-1 बाहर से एक अंदर n-1 क्या हुआ, और ये सारे के सारे आंतरिक कोष। चीजें समझ में आ गई? अरे कर सकते हो वैसे, कोई बेटा रटने की जरूरत नहीं है। देखो आपको खुद देखो, अरे यार n सबसे बड़ा मान यही तो है 4, 4 के बाद 3 फिर 2 1, सब बाहर वाला एनवा कोष, अंदर वाला n-1 बाकी सारे के सारे आंतरिक कोष। समझ में आया? अब देखो ध्यान से सिग्मा की गणना, सिग्मा तो क्या बोल रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो उसमें से कोई एक अंतिम मान लो। मान सकते हैं? नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं बच्चों। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चों थोड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करवाता हूँ। यदि बस यहाँ पे चेंज कर लो, यदि कोष 1s O2 ये सारी तो इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण 0.30 डायरेक्ट इससे आंसर, ठीक है। ओके, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सिग्मा लग रहा है वो बताना है, फिर बाकी काम कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, सिग्मा का सूत्र क्या कहता है? 0.35, ये कहता है 0.35 nवें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन nवें में? 2। कितने हैं? 2, तो 2 - 1 प्लस 0.85 गुणा n-1 में कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n-4, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6 8, क्या यही है? हाँ या ना? तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 + 6 8, 1 गुणा आंतरिक कोषों में इलेक्ट्रॉन, यही होता था, 1 गुणा आंतरिक कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कोष 2 इसमें और 6 इसमें, कितने हो गए? 10, तो 2 + 2 + 6, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं। हाँ, तो देखो ध्यान से, सिग्मा ये कितना आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 एक ही होता है, ओके। 0.85 ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस, और ये हो जाएगा 10 गुना 10 को 1 से गुना कर देंगे। तो अब बच्चों देखो ध्यान से, ये तो हो गया। अब देखो ध्यान थोड़ा रफली, ठीक है, बिना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे। हाँ जी, अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ दे रखा है सिग्मा 0.35, 0.85 को 8 से गुणा करना है, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है, 5 8 पंजे 40 हासिल के 4 लग गए, 8 चौक 64, 8 × 8 = 8 64 होते हैं, 64 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों? 68। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6.80, क्लियर हुआ। और प्लस 1 को 10 से गुणा करोगे 10, ओके। तो सिग्मा कितना आ गया बच्चा? ये 10, ओके। ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7.15 प्लस 10, ठीक है, ओके। इन दोनों को जोड़ोगे बेटा, मान लो ये 680 लिखा हुआ है, 680 और 35 कितना होता है? ठीक है, 715, ठीक है, दशमलव पीछे से 2 के बाद तो लगा दिए, ओके, प्लस 10, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 17.15 सिग्मा का मान आ गया। हमें तो जेड इफेक्ट याद करना है, चूंकि हम जानते हैं बच्चों, जेड इफेक्ट का सूत्र होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा? 20 माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है? सिग्मा का मान ये रहा 17.15, ओके। जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 2.85। एक बार हल कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर सिग्मा जेड इफेक्ट का मान। आसान है, बहुत आसान है। अगर आप सूत्र का ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुन्ना, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं जैसे मैंने किया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, सिग्मा वाला सूत्र पता होना चाहिए दिमाग में, एनवा कोष, n-1 कोष, आंतरिक कोष, खत्म बात, सूत्र लगाओ, आंसर पाओ, क्लियर है, ओके। अब देखो डी वाले कक्षक के लिए मान लो, ठीक है, एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं यहाँ पे, पहला उदाहरण। अब देखो उदाहरण नंबर बी, ठीक है, Fe के डी बाह्यतम Fe के 3D में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट की गणना कीजिए। बहुत आसान है बेटा, अब तो कर सकते हैं फटाफट, ओके। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले Fe जिसका परमाणु क्रमांक 26 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, 1s2 2s2 2p6, ओके, 3s2 3p6, फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 4s2 और 3d6, होता है कि नहीं होता है? 4s2 फिर 3d6 आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए बच्चों आपको अच्छे से, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, देखो 3 पहले आता है कि 4? 3 पहले आता है, तो इसको पहले लिख दो, ठीक है, सीक्वेंस मैंने क्या बताया था, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d पहले, फिर 4s बाद में, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पर, ओके, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। तो मैं पहले क्या लिख दूं? पहले लिख देता हूँ 3d6 और फिर लिख देता हूँ 4s2, लिख दिया क्या? अब देखो ध्यान से, मुझे किस इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है? 3d के लिए बोल रहा है, हाँ या ना? तो अंदर आने से कौन रोकेगा? ये इस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले, या बाहर वाला? बाहर वाला क्या यहाँ पर प्रतिकर्षित करेगा? अंदर मत जा, नहीं करेगा। इस बाहर वाले का तो कोई योगदान ही नहीं है मुन्ना, जो उसमें और उससे अंदर वाले ना, वो अंदर आने से रोकेंगे उसको, समझ में आया? बाहर वाले का कोई योगदान नहीं है, ओके। तो अब देखो ध्यान से, डी ये वाला हो गया मेरे लिए, इस डी। अब देखो सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले सिग्मा की गणना कर लो। डी के लिए 0.35 गुणा एन डी, उस डी के अंदर या उस एफ के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने? -1 कर दो, यही कहता है। तो देखो ध्यान से, कहां गया? हाँ, इस डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35 गुणा 6 - 1 कर दूं क्या? हाँ या ना? प्लस 1 गुणा आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन, यही कहता है। इसमें तो 6, अब आंतरिक कोश बेटा यहां से लेकर यहां तक ये मेरे लिए आंतरिक हो गया, ये मेरे लिए एनडी हो गया, एनडी, और ये मेरे पास हो गए सारे के सारे आंतरिक कोश। तो 10 10 और 6 और 2 18। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो जी बोलो, क्लियर हुआ? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, रटना नहीं है, ओके। गणित रटी नहीं जा सकती बच्चा। गुणा 5 + 18, ओके, इनको सोल्व करो, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 25, हासिल के लगे 2, 15 तिया मतलब 7, 5 × 3 15, 15 और 2 जाएंगे 17, ठीक है, मतलब 1.75 दशमलव के 2 अंक बाद, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है बेटा, ठीक, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 19.75, क्लियर मुन्ना? बोलो, गुड। अब देखो ध्यान से,
सिग्मा आ गया तो जेड इफेक्ट निकालने का सूत्र जेड माइनस सिग्मा। एफई का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, 26 माइनस 19.75 तो सोल्व कर लो, टेंशन ना लो। 26.00 लिख दूं क्या, 19.75 लिख दूं क्या? ओके एक हासिल का उधर गया, यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 कितना रहेगा बच्चा, यहाँ पे 5, यहाँ रह गए 9, 9 में से ये 7 गए तो कितने रह गए 2, यहाँ पे रह गए 5, 5 25, 5 में से ये गया 9 गया, मतलब सॉरी इधर आ जाएगा यहाँ पर 25, 25 में से अगर 19 भेज दो, 25 में से 19 भेज दो कितना आ जाएगा 6.5। ओके तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6.25। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप सिग्मा की कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से आप सिग्मा की कैलकुलेशन और जेड इफेक्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही सरल है बच्चा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से लेक्चर को दोबारा देखिएगा, सब समझ में आएगा बच्चों। ओके तो ये था बच्चों इस लेक्चर के बारे में, उम्मीद है सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा बच्चों? यहाँ पर हमने ये देखा कि आवर्त कैसे पहचानते हैं, वर्ग कैसे पहचानते हैं, ब्लॉक कैसे पहचाना जाता है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, क्लियर बच्चा? और साथ के साथ ये देखा कि परिलक्षण प्रभाव क्या होता है, ठीक है, ये काम आएंगे हमारे आगे, ठीक है? और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, थोड़ा सा देखा भी और देखना बाकी इसमें, क्लियर बच्चों? इतनी बातें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं बच्चों क्विज की ओर। क्विज जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परमाणु संख्या 31 वाला तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में कहां उपस्थित है? बहुत आसान है, करो, कहां पाया जाएगा ये तत्व, बताओ बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में इसको हम कहां रखेंगे? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? टेक योर टाइम, अच्छे से सोचिए विचारिए और बताइए। क्लियर बच्चा? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व खोजा जाए तो ये स्थित होगा 117। अगर जिनको आवर्त सारणी याद है बेटा फटाफट से कर लेगा इस क्वेश्चन को, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनको आवर्त सारणी याद नहीं है वो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की कोशिश करेंगे, पता चला गलत हो जाए तो बहुत दिक्कत है, इसलिए कहता हूं ट्रिक याद कर लो, बहुत आसान रहेगा। अक्रिय गैस में, क्षारीय परिवार में, क्षारीय मृदा परिवार में, हैलोजन परिवार में। मैंने आपको कहा था ना अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक याद रख लो, बाकियों के याद न हो तो अक्रिय गैसों के और पहले वाले वर्ग के ध्यान रख लो, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। क्लियर बच्चा? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए बात करें दोनों क्वेश्चन के आंसर के बारे में। जैसे कि देखो परमाणु क्रमांक 31 बता देता हूं, वैसे तो ये पी ब्लॉक का है, ठीक है? तो देखो 31 तक तो लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका नाम बेटा गैलियम, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, टिक से लगाओ, ठीक है? तो गैलियम यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये हो गया यहाँ पर 30 और यहाँ आता है 4p1। कितने हो गए? 31 हो गए। तो ब्लॉक कैसे पता लगाते हैं? बाह्यतम उपकोष कौन सा है? पी है ना, तो पी ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में गया, तो पी ब्लॉक का तत्व हो गया। और जिनको पता था बेटा बैंगन आलू गाजर, ठीक है ना, यहाँ पे इसका 5, इसका 13, इसका 31, खत्म, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ परमाणु क्रमांक 117 वाला बच्चा है ये आपके पास हैलोजन परिवार, ठीक है? 118 मैंने कहा था ओजी, ऑग्नेसन ओजी, ये 118 है, ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों के जस्ट पहले आएगा बेटा 117 टीएस टेरेंसिन, ये किसमें आता है? हैलोजन में। वर्ग नंबर 17 में कौन आते हैं? हैलोजन ही तो आते हैं, ये वर्ग नंबर 18वां और ये आ जाएगा ना आपका 17वां वर्ग। 17वें वर्ग में कौन है? हैलोजन। हटा, तुरंत आंसर आ जाएगा, क्लियर? समय बचेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा? आज के लेक्चर में हमने ये देखा आवर्त, ब्लॉक एवं वर्ग की पहचान करना, वर्ग की पहचान करना, ये देखा। ओके और दूसरी बात हमने ये देखी इनकी आवर्त क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इनकी पहचान करना हमने देखा। ओके दूसरा 100 से अधिक परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों का नामकरण, और थोड़ा सा हमने क्या देखा? जेड इफेक्ट देखा एवं परिलक्षण प्रभाव सिग्मा देखा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे बच्चों? अगली क्लास में इसी जेड इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर देखेंगे हम आवर्ती गुणधर्म। क्लियर बच्चों? ओके तो इसके बाद आने वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो आपको अच्छे से देखना। ये वाला लेक्चर उसके बाद आने वाले सारे के सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। ओके तो इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।